वो मुंजा कैसे दिखेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। तो डायरेक्टर एंड द टेक्निकल टीम हैज टू बी वेरी वेरी साउंड, क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे थे कि भूत क्या है, कैसा है, कितना बड़ा है, कहाँ दिखेगा। वो एक्चुअल रिजल्ट तो हम सबने स्क्रीन में देखा है, इवन एक्टर्स। तो जब हमने स्क्रीन में देखा तो मजा आ गया, बिकॉज इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मोना सिंह का स्ट्रगल डेज क्या था? देखिए, अगर स्ट्रगल नहीं है ना लाइफ में, तो लाइफ की आपको वैल्यू ही नहीं समझ में आएगी, आप कदर ही नहीं करेंगे। अगर शुरू से लोगों को सिल्वर स्पून मिला है, तो उनको तो पता ही नहीं है कि जिंदगी की स्ट्रगल क्या होती है। जो स्ट्रगल ना करे ना, वो अच्छा एक्टर कभी बन ही ना पाए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मेरी करियर की वो पहली फिल्म थी। एंड आई रिमेम्बर जब हम लोग शिमला गए थे पहले स्केड्यूल के लिए, जहाँ पे करीना की वो शादी वाला सीन शूट होना था। तो वहां पे मेरा पहला सीन था। और जब मैं सेट पे गई तो राजू सर ने एक्शन के पहले सबसे ताली बजवाई कि मोना का पहली बॉलीवुड फिल्म है, सो वेलकम टू द इंडस्ट्री। एंड एवरीबॉडी क्लैप्ड फॉर मी। और आपकी पहली फिल्म में एक आइकनिक सीन आया, वो वैक्यूम क्लीनर से जो बच्चे की डिलीवरी होती है, उसका शूटिंग प्रोसेस क्या था? I was the only girl in that scene with all the men around me, telling me कि मेरी वाइफ ने ये किया, ये एक और हुआ, भी, लेकिन ये वो हुआ। कंप्यूटर में थी करीना। नहीं, वो अलग शूट कर रही थी, वो उस सीन में नहीं थी हमारे साथ। ये साल 2009 का था। सिनेमा घर में एक फिल्म आनी थी, फिल्म का नाम था 3 इडियट्स। एक लड़की थी जो इस इंतज़ार में थी कि कब वो फिल्म सिनेमा घरों में आए, काहे कि वो उस फिल्म का हिस्सा थी। फिल्म सिनेमा घरों में आई, लोगों ने सराहा, उसके किरदार को याद रखा गया, और याद रखा गया वैक्यूम क्लीनर से फिल्म में उसके बच्चे का निकालना, डिलीवरी। याद बहुत कुछ रखा जाता है। समय की सुई को 6 साल पीछे लेते हैं। यही महिला है जो उस वक्त थोड़ी छोटी है उम्र में, और पुणे से बम्बई, बम्बई से पुणे का सफ़र तय करती रहती है एक रोल को पाने के लिए। एक नहीं, 2 नहीं, 50 ऑडिशंस देने होते हैं, और फिर आखिरकार थककर हाथ जोड़कर पूछती है कि बता दो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। सिलेक्शन हो जाता है, और फिर जस्सी के नाम से उस किरदार को पुकारा जाता है। 2 दशक इस महिला को हो गए हैं। इस पूरे इंडस्ट्री में कई नामों से वो जानी गई, पहचानी गई, लेकिन असल परिचय क्या है? असल परिचय है मोना सिंह, जो आज हमारी मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोना जी आपका TV9 भारतवर्ष में। थैंक यू सो मच, और थैंक यू इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए। माई प्लेजर मैम। मोना जी, जो इंटरव्यू का जो एक रटा रटाया नियम है, वो मुझे ये कहता है कि मैं आपके वर्तमान पर बात करूं, आपकी सफलताओं पे शुरुआत करूं, लेकिन जो मेरे अंदर जो एक उत्सुकता है वो आपके माता पिता को जानने को लेकर है। जब मैंने उन दोनों के बारे में पढ़ा तो मुझे ये ज्ञात हुआ दोनों का अरेंज मैरिज है। वो अरेंज मैरिज जिसके आप सख्त खिलाफ रहीं। आपने बता भी दिया कि अगर मैं करूंगी तो मैं केवल प्रेम विवाह करूंगी। तो कैसा रिश्ता रहा आपका माता पिता के साथ, और वो दोनों कैसे रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जब अपने करियर में एक्सेल करते हैं, एक अपनी फैमिली की जो वैल्यूज होती हैं उसके साथ करते हैं, पेरेंट्स की जो सपोर्ट होती है वो जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। तो हमारी फैमिली में कोई भी इंडस्ट्री से था नहीं, तो मेरे पेरेंट्स की सिर्फ एक ही जिद थी, वो ये थी कि मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूं और उसके बाद इंडस्ट्री में आऊं। तो जहाँ पे डिसीजंस लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वहां पे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बोला था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको जो करना है तुम करो। बस इस बात का ध्यान देना कि हमारा सर कभी शर्म से ना झुके। हमारा सर हमेशा गर्व से उठना चाहिए कि हम लोगों को बता सकें कि हम मोना सिंह के पेरेंट्स। तो मैंने हमेशा वही ध्यान में रखा है। हमेशा जो भी किया है अपने दिल से किया है, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से किया है। यस, उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन मैंने हमेशा उनको यही बोला कि मैं ये नहीं करूंगी। मैं
मैं शादी करूंगी तो मैं उसी से करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा इस आइडिया को स्वीकार ही किया है, कभी ये नहीं बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम इसके खिलाफ है, इंटरकास्ट मैरिज मत करना, ये मत करना। आई थिंक कमिंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, वो हमेशा थोड़े ओपन माइंड के रहे हैं, हमेशा हमें आजादी दी है टू डू थिंग्स दैट वी वांटेड टू डू। दो बेटियां हैं, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, लेकिन कभी हमें एहसास ऐसा नहीं दिलाया कि तुम लड़कियां हो और तुम ये नहीं कर सकती। आई थिंक हमको लड़कों से भी ज्यादा प्यार और आजादी मिली है। एक एक सवाल ये भी, क्योंकि अगर हम 30 बरस पहले आज से देखते हैं चीज़ों को, तो एक आम छवि जो आम लोगों के घरों में हमें दिखती है वो ये कि एक माँ है जिसका आधा से ज़्यादा जीवन किचन में गुजर जाता है, और एक पिता है जिसके कंधे पर जिम्मेदारी का बस्ता रहता है। क्या आपके घर में भी सेम सिचुएशन था या फिर स्थिति इससे जुदा थी? ही देखिए, स्थिति थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि पापा आर्मी में थे और मेरी माँ जो है वो उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया था दिल्ली में। ओके। वो प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, वो काफी बड़ी बड़ी फर्म्स एंड होटल्स में भी काम कर चुकी हैं। लेकिन बाद में मेरी मम्मी का खुद का डिसीजन था कि वो अब नौकरी नहीं करना चाहेंगी और हमारी पढ़ाई पे, हमारी परवरिश पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहेंगी। तो ये एक इंडिविजुअल कॉल होता है हर एक का अपना। तो पेरेंट्स की हमेशा से हमें सपोर्ट मिली है। लेकिन पापा जो कि आर्मी में थे और अर्निंग मेंबर भी फैमिली के फिर एक ही हो गए थे, तो तब आर्मी में इतनी तनख्वाह भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी सब खुश रहते थे, अपनी छुट्टियों में जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते थे, वीकेंड्स में जाके पिक्चरें भी देखते थे। तो पापा मम्मी ने सब कुछ दिया है हमें। तो ऐसा कभी कंप्लेन नहीं किया कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है। हमें चीजों की हमेशा से वैल्यू जरूर रही है। कम पैसे में भी कितनी खुशी मिलती थी और सब कुछ भी मिल जाता था। तो वो वैल्यू जो रही है ना, वो जिंदगी में आई थिंक वो शुरू से ही वो इनकलकेट की है पेरेंट्स ने। अच्छा, अगर हम मुंबई की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई और इसके साथ एक महिला, तो एक हमने देखा है कि पेरेंट्स में एक डर होता है कि बेटी है फिल्म इंडस्ट्री में जा रही है, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि कई तरह के किस्से हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चले आ रहे हैं। उस दौरान आपके माता पिता का क्या सोचना था आपके बारे में, और क्या जब आप बम्बई आई तो क्या वो भी आपके साथ आए थे आपको छोड़ने? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि ये जो रूमर्स होते हैं ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर फेमस इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लिखा जाता है। हम्म। लोग जानना चाहते हैं कि क्या गॉसिप है, हम्म। यू नो किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। जी। लेकिन अगर हम मुश्किलों की बात करें तो वो हर इंडस्ट्री में, हम्म। होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, हर हर इंडस्ट्री में ये सब कुछ होता है जो हम सुनते आए हैं। और ऊपर से एक लड़की जो अकेली मुंबई जैसे शहर में जाना चाहती है और ट्राई करना चाहती है अपनी लक को, तो डर तो हर किसी को लगता है क्योंकि इट इज एन अननोन इंडस्ट्री यू आर स्टेपिंग इनटू। तो यस, मैं अकेली आई थी। मैंने 1 साल 2 साल अकेले ऑडिशंस दिए। मेरे पेरेंट्स का जो था कहना वो यही था कि जब तक कोई कॉन्क्रीट काम नहीं मिलेगा तब तक बॉम्बे फुल बोरिया बिस्तरा लेकर शिफ्ट मत करना। अच्छा, तो आप तुम आती जाती ऑडिशंस रहती थी दो पुणे और से? हाँ, ओके। तो उनका मानना यही था कि ऑडिशन दो लेकिन वापस घर आओ, जब हम्म। कुछ अच्छा सख्त मतलब सॉलिड काम मिलेगा तब शिफ्ट करना। तो जब मुझे जस्सी मिला, मैंने बॉम्बे में शिफ्ट किया और जस्सी के 1 साल बाद मैंने खुद अपने पेरेंट्स को बॉम्बे बुला लिया। मैंने कहा ओके। भाई ये ऐसी नगरी है जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहें, क्योंकि जब मैं काम से वापस घर आऊं तो मुझे कोई तो मिले अपना और पूछे कि बेटा खाना खाया, बेटा दिन कैसा था हमें बताओ। जी। क्योंकि वो जो एक अकेलापन है ना वो मुझसे सहा नहीं गया था। एंड आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और वो बॉम्बे आए। और बस तब से 19 साल हो गए मेरे पेरेंट्स बॉम्बे में मेरे साथ रहे हैं। अगर हम शुरुआती स्ट्रगल की बात करें, क्योंकि मुंबई के साथ एक चीज़ जो नत्थी है वो है संघर्ष। कोई जी। कहता है कि मैंने 2-3 वड़ा पाव खाकर दिन गुजार दिया, कोई कहता है रहने को जगह नहीं थी। मोना सिंह का स्ट्रगल डेज क्या था? क्या मोना सिंह स्ट्रगल डेज को मानती हैं या फिर कहते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ
जो कि आप सक्सेस तक जाने के लिए आपको एक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। योर टेक ऑन दैट। देखिए, अगर स्ट्रगल नहीं है ना लाइफ में, तो लाइफ की आपको वैल्यू ही नहीं समझ में आएगी, आप कदर ही नहीं करेंगे। अगर शुरू से लोगों को सिल्वर स्पून मिला है तो उनको तो पता ही नहीं है कि जिंदगी की स्ट्रगल क्या होती है। जो स्ट्रगल ना करे ना, वो अच्छा एक्टर कभी बन ही ना पाए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो यस, मैंने भी वड़ा पाव खाया है, मैंने भी नींबू पानी पिया है, मैंने भी 100 रुपए का खुला नहीं करवाया है ये सोच के कि खर्च हो जाएगा। मैंने वो सब किया है, एंड आई थिंक उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे पैसों की वैल्यू है, मुझे चीजों की कद्र है, मुझे टाइम की वैल्यू है, इज बिकॉज वेयर आई कम फ्रॉम। मैंने मैंने 2 साल स्ट्रगल किया था ऑडिशंस दे दे के, तब जाके मुझे जस्सी मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की जो स्ट्रगल है वो कभी खत्म नहीं होती है। हर एक्टर के लिए यू आर एज गुड एज योर लास्ट हिट, एज योर लास्ट फ्राइडे। क्योंकि उसके बाद एक नई स्ट्रगल शुरू हो जाती है कि अब आगे और क्या करना है। इवन फॉर अ डायरेक्टर, इवन फॉर अ राइटर, इवन फॉर अ जर्नलिस्ट, एक इंटरव्यू के बाद लगता है कि भाई अब मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में क्या अलग सवाल पूछूं, क्या नयापन लेकर आऊं। तो वो एक अलग स्ट्रगल होती है। सो अगर वो नहीं है तो लाइफ के कोई मजे ही नहीं है। जस्सी के बाद का स्ट्रगल कैसा था? क्या इट वाज अ स्ट्रगल, या फिर लोग आ रहे थे कि मोना है, इन्होंने बहुत शानदार काम किया है, मैं इसे अपनी फिल्म में कास्ट करूंगा या एडवर्टीजमेंट में कास्ट करूंगा, सीरियल में कास्ट करूंगा? देखिए, काम बहुत आ रहा था, लेकिन मेरे लिए मुझे कुछ अलग करना था। आफ्टर जस्सी मुझे वो टैग नहीं चाहिए था कि अरे भाई ये तो सेम काम कर रही है। इसीलिए मैंने सीरियल से फुल ब्रेक ले लिया था। मैं रियलिटी शोज करने लगी, मैं रियलिटी शोज को होस्ट करने लगी, पार्टिसिपेट करने लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मुझे जाने कि ये मोना कौन है, ये कहाँ से आई है, ये इसकी और भी पर्सनालिटी है। तो यस, वो एक अलग स्ट्रगल था। तो टीवी के बाद एक अलग स्ट्रगल शुरू हुआ कि ओटीटी में अब क्या करूं, मैं कैसे करूं। कोई गाइड करने वाला तो था नहीं, तो अपनी खुद की जो भी मुझे लगता रहा कि मैं कर सकती हूँ, मैंने किया। सो आई थिंक आज मैं जहां हूं, इट इज बिकॉज ऑफ माई स्ट्रगल्स, माई चॉइसेस एंड माई लाइफ। श्योर। थ्री इडियट्स की कहानी हम जानना चाहेंगे, वो कहानी आपके पास कैसे आई थी? मैं एक्चुअली वो काफी इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि वो मुझे कैसे मिली थी, बट मैं फिर से बताऊंगी आपको क्योंकि आपने पूछा है। मैं अमेरिका में एक अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रही थी, और बॉलीवुड इवनिंग थी जिसे मैं होस्ट कर रही थी इन 2008। एंड वहाँ पे राजू सर आए थे जिनको अवार्ड मिल रहा था फॉर मुन्ना भाई। एंड उन्होंने मुझे बताया कि अरे मोना, मैं ऐसे ऐसे एक मूवी लिख रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, एंड हम वो शूट करेंगे बहुत जल्दी, और उसमें तुम्हारे लिए एक किरदार है, तो हम जब बॉम्बे जाएंगे तो हम मिलेंगे। तो मैंने उनको बोला, सर ये तो बहुत फिल्मी बात है, आप क्या बात कर रहे हो, आप भूल जाओगे। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं वैसा फिल्मी नहीं हूँ। तो जब वो अवार्ड नाइट खत्म हुई, हम बॉम्बे आए, तो ठीक 3 4 महीने के बाद मुझे राजू सर का डायरेक्टली कॉल आया। उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया और ये पूरी नरेशन दी, और वो नरेशन में सब थे, सारे एक्टर्स थे। पहले तो मैं वही चौंक गई थी कि ओ माय गॉड, इतने बड़े स्टार्स। तो आमिर खान थे, करीना, माधवन, शर्मन, सब थे, बमन ईरानी। एंड आई वाज ब्लोन, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये एक्चुअली हो रहा है मेरे साथ। तो तब फिर मैंने रीडिंग की, फिर बात आगे बढ़ी, एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा नाम मोना ही रखूंगा और मैं चेंज नहीं करूंगा। मुझे ऐसी ही हंसती हंसमुख लड़की चाहिए जो ये किरदार करे। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। एंड मेरी करियर की वो पहली फिल्म थी। एंड आई रिमेम्बर जब हम लोग शिमला गए थे पहले स्केड्यूल के लिए, जहाँ पे करीना की वो शादी वाला सीन शूट होना था। तो वहां पे मेरा पहला सीन था, और जब मैं सेट पे गई तो राजू सर ने एक्शन के पहले सबसे ताली बजवाई कि मोना का पहली बॉलीवुड फिल्म है, सो वेलकम टू द इंडस्ट्री।
एंड एवरीबडी क्लैप्ड फॉर मी। तो मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। और आपकी पहली फिल्म में एक आइकनिक सीन आया, वो वैक्यूम क्लीनर से जो बच्चे की डिलीवरी होती है, उसका शूटिंग प्रोसेस क्या था? क्योंकि वो जब आप स्क्रीन पे देखते हो, आप एकदम क्योस देखते हो अपने आसपास, कोई भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। कितना वक्त लगा था उस पूरे सीन को फिल्माने में, एंड व्हाट वाज द प्रोसेस, और आपने कितना एंजॉय किया था? क्योंकि आप पे ही पूरा वो, आप चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मार रही हैं किसी को, बोली पुश, कितना पुश करूं, तो वो क्या पूरा प्रोसेस था उस वक्त? जी, it was very very entertaining and it was very very challenging, क्योंकि वो फ्लड्स वाला वो पूरा सीन दिखाना था। वो गाड़ी में से मुझे खींच के उठा के माधवन, शर्मन, आमिर सर ये सब मुझे लेकर जाते हैं। तो हमने 3 दिन तो रिहर्सल्स की थी। ओह। यस, 3 दिन वो पूरी रिहर्सल्स में गया था। पूरा वैसा ही माहौल किया था। वो पानी पूरा भर के टेबल, वो टीटी टेबल वो बीच में, वो हॉल के बीच में वो लगाया हुआ था। वो सब पूरा रिहर्सल किया था। उसके बाद जाके हमने चौथे दिन से शूट चालू की थी। एंड बहुत मजा आया। इट वाज वेरी वेरी व्हाट डू यू कॉल, एंटरटेनिंग एंड चैलेंजिंग। एंड हर कोई अपना इनपुट दे रहा था कि मेरी वाइफ ने ऐसा किया, मेरी वाइफ ने ऐसा किया, हम क्या करें, हम अलग क्या करें। तो राजू सर वाज ओपन टू एवरीबडीज सजेशंस। तो मुझे लगता है कि फिल्म तभी जाके एक हिट होती है जब एवरी एक्टर अपना कोलैबोरेटिव एक इंटरेस्ट, एक इनपुट देता है। तो वो भी सुन रहे थे सबकी, मैं भी सुन रही थी सबकी। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दैट सीन विद ऑल द मेन अराउंड मी, टेलिंग मी कि मेरी वाइफ ने ये किया, ये एक और हुआ, थी, लेकिन ये वो हुआ। कंप्यूटर में थी, करीना। नहीं नहीं, वो अलग शूट कर रही थी। वो एग्जैक्टली। उस सीन में नहीं थी हमारे साथ। वो टेबल टेनिस वाले सीन में, वैक्यूम सीन में मैं ही अकेली थी करेक्ट। वो टीटी टेबल पर जब हम शूट कर रहे थे। करीना का अलग से शूट हुआ था। तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। मुझे बहुत मजा आया, बहुत चैलेंजिंग लग रहा था। मैं खुद सोचे जा रही थी कि कैसे करें, क्या करें, क्या अलग करें। रातों की नींद उड़ गई थी कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी नर्वस एंड वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम। एक सवाल, और वो आखिरी मैंने जो फिल्म देखी, मुंजिया। जी हाँ, मुंजिया में जो भूत है या कहें कि राक्षस है, वो सीजीआई के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो उसकी जगह ये मैं जानना इसलिए भी चाह रहा था कि कौन था, किसको देखकर आप डर रही थी, किसको देखकर रिएक्ट किया जा रहा था, वो पूरा शूटिंग हुआ कैसे था वो? जैसे मैंने कहा, वो टेक्निकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जब आप एक ऐसा सीजीआई कैरेक्टर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आपको पॉइंट्स, मार्क्स दिए जाते हैं ग्रीन स्क्रीन में कि यहाँ देखना है, वहां देखना है। तो हर सीन को हम लोग 2 से 3 बार शूट कर रहे थे। एक एम्प्टी प्लेट होती है, फिर एक अलग किस्म के कोई शॉट्स होते हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट वेल वर्स्ड विद द टेक्निकल टर्म्स, बट काफी चैलेंजिंग होता है फॉर एन एक्टर, क्योंकि वो आपकी अपनी इमेजिनेशन होती है। वो मुंजा कैसे दिखेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। तो डायरेक्टर एंड द टेक्निकल टीम हैज टू बी वेरी वेरी साउंड टू शूट समथिंग लाइक दिस। क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे थे कि भूत क्या है, कैसा है, एग्जैक्टली। कितना बड़ा है, कहाँ दिखेगा। वो एक्चुअल रिजल्ट तो हम सबने स्क्रीन में देखा है, इवन एक्टर्स। तो जब हमने स्क्रीन में देखा तो मजा आ गया, बिकॉज इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एक आखिरी सवाल, आपकी अपकमिंग मूवीज़ या फिर ओटीटी पे कोई वेब सीरीज़ जो आने वाली है और जो आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे? जी, मेरे 4 और वेब सीरीज हैं जो अभी रिलीज के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं। मेरी 2 और फिल्म्स हैं जो आएंगी। तो शायद इस साल के एंड तक या बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर मेरे काफी सारे रिलीजेस लाइंड अप हैं। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू एक्सपीरियंस कि व्यूअर्स का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। बिकॉज हर रोल और हर एक कहानी अलग है, अलग किरदार है। ये बहुत अच्छे दिन है मेरे लिए एज एन एक्टर। आई एम एक्सपीरियंसिंग काफी कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं।
So बस आई एम जस्ट सेलिब्रेटिंग दिस ब्यूटीफुल फेज इन माय लाइफ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए मोना जी। और इसी के साथ ये इंटरव्यू यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, जाइए बताइए और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।